और नमस्कार सभी भाइयों एवं बहनों को। देखिए, मेरा नाम आकाश कुमार हुआ और मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो डेविल पासवान के नाम से यूट्यूब चैनल आता है। और ये वीडियो इन्फॉर्मेशन वीडियो है। और इन्फॉर्मेशन वीडियो में हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आप जो भी लोग, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, लाइक समझ लीजिए बिहार पुलिस हो गया, जीडी हो गया, कांस्टेबल हो गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जो भी जीके जीएस का हम लोग जो आज से जो हम लोग रन और रीति जो बनाएंगे, 60 दिन का रहेगा, 2 महीने का रहेगा, जिसमें आपको पूरा लुसेंट खत्म किया जाएगा। और लुसेंट खत्म करने के साथ साथ जिस टॉपिक के बारे में आपको बताया जाएगा, उस टॉपिक का आपको टेस्ट का जो है, मतलब कि पीडीएफ हो या फोटो हो, उसी टॉपिक का टेस्ट और पीडीएफ दोनों हम आपको मतलब कि अपलोड करवा देंगे। मतलब कि आपको हम अपना टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे देंगे उसमें, और उसमें आपको उस टेलीग्राम पे जाकर के ज्वाइन कीजिएगा। जिस टॉपिक आप पढ़िएगा उसी टॉपिक का क्या है कि आपका मतलब कि जो टेस्ट होगा वो टेस्ट भी आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन भी मिल जाएगा, आप क्वेश्चन लगा लीजिएगा। उसके कुछ देर के बाद आपको क्या होगा कि आपको आंसर की भी हम मतलब कि आपको दे देंगे, अपना मिला लीजिएगा कि आपका कहाँ तक मतलब कि अति चलेगा। तो अभी हम इस वीडियो में नीति आयोग पढ़ेंगे। नीति आयोग मतलब कि कहाँ से क्या हुआ, नीति आयोग पढ़ेंगे। तो इकोनॉमी मतलब कि यह जो है इकोनॉमिक्स का मतलब कि टॉपिक है। और लुसेंट से हम लोग मतलब कि शुरुआत करेंगे। इसमें सिर्फ लुसेंट का ही रहेगा, लुसेंट का ही रहेगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि नीति आयोग जो है पेज नंबर कितना में है। और आप लोग भी क्या कीजिए कि मेरे साथ उसको अंडरलाइन कीजिए और हाईलाइट कीजिए। दो चीज़ रखिए अपने पास, एक ब्लैक पेन रखिए और दूसरा हाइलाइटर रखिए। दोनों का काम भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम आपको क्या है कि आपको टॉपिक बता देंगे। ये ज़्यादा देर का वीडियो नहीं, आधे घंटे में हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। और अंडरलाइन करने के बाद क्या होगा कि उसको आराम से जो चीज़ माइंड में सेट नहीं हो रहा है उसको याद कर लेंगे। और याद करने के बाद कल क्या होगा कि उसका हम लोग अपना क्यूज लगा लेंगे, टेस्ट लगा लेंगे। अगर डिस्कशन करिएगा तो डिस्कशन के लिए भी हम व्यवस्था करेंगे, जिसमें आप लोग जुड़िएगा, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम आपको नीति आयोग, अभी चल रहे हैं नीति आयोग। तो नीति आयोग आप देख लीजिए, पेज नंबर है आपको बता दे रहे हैं, 1 मिनट। आर्थिक एवं नीति आयोग 166 से 207 तक, 166 से 207 तक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का पूरा टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें नीति आयोग 5वें नंबर पे है। तो हम आपको बता देते हैं कि देखिए, नीति आयोग के लिए आप उल्टा लीजिए पेज नंबर 72। पेज नंबर अगर 72 आप निकालेंगे, 172, तो उसमें आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना के नीचे जो दिया है वो नीति आयोग मतलब कि दिया है, नीति आयोग दिया है। तो हम लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और बहुत कम समय में नीति आयोग को खत्म करेंगे। और इसका जो भी टॉपिक है उसको देख लेंगे। और उसको मतलब कि हम आप अगर आप लोगों को कुछ नहीं आता है तो मेरा कोशिश रहेगा, देखिए हम मैं इतना, मेरे अंदर विद्वता नहीं है कि हम आपको सारी चीज़ बता देंगे। कोशिश रहेगा कि हमारे अंदर जो भी है नॉलेज वो आपके साथ शेयर किया जाए, और मतलब कि चीज़ों को अच्छे तरीके से और बारीकी से बताया जाए। बाकी अगर उसमें कहीं त्रुटि होता है, कहीं मतलब कि गलती होती है, तो आप लोग पूर्ण स्वतंत्र है हमारे पास कमेंट करने के लिए कि यहाँ पे आकाश जी, यहाँ पे आपकी ये गलती है। आप लोग पूर्ण स्वतंत्र है इस बात को बताने के लिए। हमें इससे मतलब कि सीख मिलेगा, ना ही हमें इस बात को शर्मिंदगी हम महसूस करेंगे। इसलिए कहीं भी अगर हमसे गलती होता है तो आप लोग बिल्कुल खुल करके कमेंट करके, या जैसे भी आपको जिस माध्यम से हो, अगर आप कहिएगा तो हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो आपको मतलब कि मिल जाएगा। तो चलिए अभी से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पॉइंट का, देखिए पॉइंट का मतलब जो देखिए लुसेंट पढ़ने का तरीका होता है, इसमें पॉइंट वाइज दिया हुआ है। इसमें आपको ज़्यादा डीपली नहीं दिया, पॉइंट वाइज दिया हुआ है। तो अगर लुसेंट अगर आप पढ़ रहे हैं तो पहला पॉइंट नीति आयोग का मतलब क्या है, तो 5वें नंबर पर नीति आयोग का मतलब दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट क्या है, देखिए 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था अर्थात नीति आयोग का गठन किया गया। देखिए इस कहना क्या चाह रहा है कि देखिए नीति आयोग की जो शुरुआत हुआ था 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग था ना, मतलब कि पंचवर्षीय योजना में ये सब मतलब कि योजना आयोग आया था। तो योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था। तो अगर आपसे पूछे कि योजना आयोग की समाप्ति कब की गई थी, तो योजना
योजना आयोग की जो समाप्ति की गई थी वो 15 अगस्त 2014 को समाप्त कर दिया गया था। देखिए डिफरेंस क्या है कि योजना आयोग की समाप्त जो कर दिया गया था 15 अगस्त 2014 को समाप्त किया गया था, लेकिन नीति आयोग उसके कुछ दिन के बाद, आप ये मत समझिए कि मतलब कि जब नीति आयोग समाप्त हुआ तो उसी समय मतलब कि योजना आयोग भी समाप्त हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था और नीति आयोग की जो 1 जनवरी 2015 को शुरुआत किया गया। तो नीति नीति आयोग जो है, नीति आयोग को राष्ट्रीय परिवर्तन संस्था भी कहते हैं। आपको क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था नीति आयोग को ही कहते हैं। ठीक है, नीति आयोग का कहते हैं। अगला इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवा प्रदान करता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है जो नीति आयोग है सरकार का थिंक टैंक के रूप में सेवा प्रदान करता है। देखिए थिंक टैंक के बारे में हम अभी आपको विशेष नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन अगले या मतलब इस साइट से हम आपको जो नंबर है उस पर हम आपको इस रिसर्च करके हम आपको बता देंगे। लेकिन थिंक टैंक के रूप में सेवा प्रदान करती है, साथ उसे निर्देशनात्मक नीतिगत गतिशील प्रदान करता है। यह केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति की प्रमुख कारकों के संबंध में प्रसंगित महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराता है। देखिए यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन देखिए लुसेंट सब रीडिंग मारता है, लेकिन आपको खुद से क्वेश्चन बनाना है और क्वेश्चन बनाने के बाद क्या करना है कि उसको मतलब कि आपको आंसर मतलब कि अपने माइंड में करना है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि केंद्र और राज्य स्तरों पर, देखिए केंद्र और राज्य स्तरों पर, केंद्र मतलब कि जो भारत सरकार मतलब कि हो गया, और राज्य जो हमारा अपना बिहार हो गया। तो केंद्र और राज्य स्तरों पर बात किया जाए, केंद्र और राज्य स्तरों पर नीति के प्रमुख कारक, जैसे नीति के प्रमुख मतलब केंद्र और राज्य स्तरों पे राज्य सरकार को भी मतलब कि और केंद्र सरकार को नीति के, जैसे नीति मतलब कोई भी हम मतलब कि बनाते हैं, मतलब जैसे नीति बनाना मतलब कि रणनीति, अभी हम आपको बोले रणनीति। तो नीति के प्रमुख कार्यों के संबंध में प्रसंगित महत्वपूर्ण तकनीकी का परामर्श उपलब्ध कराता है। मतलब नीति बनाने के लेकर के आप मतलब कि नीति आयोग के जो भी होता है उनसे उससे परामर्श ले सकते हैं। मतलब कि क्या कहते हैं उसको, मतलब कि आम भाषा में अगर बोला जाए तो आप उसको कह सकते हैं कि किसी को मतलब कि अपना विचार देना। आप मतलब नीति आयोग से अपना विचार ले सकते हैं कि आगे का मतलब कि होता है ना कि बड़ बुजुर्ग का विचार लेना। तो इसीलिए केंद्र और राज्य स्तरों पर नीति आयोग का यह भी काम है कि वह मतलब कि नीति बनाने के लिए मतलब कि परामर्श दे सकता है। परामर्श का यही होता है। अगला टॉपिक में आ जाइए, यहाँ पे ऊपर में रेड कलर से लिखा होगा, अगर आप लोग जैसे जुड़िएगा मेरे साथ तो मतलब कि पढ़िएगा। अगला टॉपिक में आ जाइए, नीति आयोग के उद्देश्य नीति आयोग का मतलब कि क्या क्या उद्देश्य था, नीति आयोग मतलब कि क्यों बनाया गया, मतलब ये सारा चीज इसमें होगा। तो यहाँ पे पहला टॉपिक मतलब ये बताया जो आरो दिया हुआ है, राष्ट्रीय उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र के जो उद्देश्य है, मतलब कि राष्ट्र को मतलब कि बढ़ावा, मतलब उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य के सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं क्षेत्र और रणनीति का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना था। देखिए एक सिंपल शब्द में समझ लीजिए क्या कर रहा है, राष्ट्रीय उद्देश्यों के ध्यान में रखते हुए जो राष्ट्र का जो उद्देश्य था, मतलब जो राष्ट्र का जो उद्देश्य होता है, मतलब राष्ट्र का उद्देश्य मतलब कि बहुत सारा चीज होता है कि मतलब कि देश को आगे बढ़ाना, राष्ट्र का यही उद्देश्य ना होता है। मतलब कि अभी मोदी जी क्या कर रहे हैं, मतलब कि जीडीपी में बढ़ावा कर रहे हैं, मतलब देश को बढ़ावा देना। तो राष्ट्र के उद्देश्यों के ध्यान में रखते जो राष्ट्र का जो उद्देश्य है उसको ध्यान में तो रखते हुए ही राज्य की सक्रिय भागीदारी के साथ ही, देखिए राज्य का भी सक्रिय भागीदारी के साथ ही राष्ट्रीय विकास के प्राथमिकता, मतलब कि यह राष्ट्रीय विकास के प्राथमिकताओं तथा क्षेत्र और रणनीतियों का साझा दृष्टिकोण में विकसित करना है। जो राज्य की प्राथमिकता, इसका मतलब भी वही काम है, मतलब कि देश को विकास करना, मतलब कि ये सब करना। दूसरा पॉइंट देखिए, सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र का निर्माण एवं सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हम आपको हाईलाइट ले लेते हैं। मेरा हाईलाइटर कहाँ है, पेन कहाँ है, ये रहा मेरा हाईलाइटर, एक मिनट। पेन सब कहाँ हो गया हो। ये रहा यार, पेन नीचे रखे है पूरा।
पेन आपको बताए थे और हाइलाइटर बताए थे, है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, पेन से जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन जो जिसको बनाएंगे ना, उसको वहाँ तक पेन से अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद जो हमारा उसी पेन का जो आंसर होगा उसको हाइलाइटर से हाईलाइट करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए क्या क्या कर रहा है, क्या हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, कर दे। दूसरा पॉइंट देखिए, नीति आयोग को उद्देश्य का दूसरा पॉइंट देखिएगा, सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना। देखिए, सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना, ठीक है, निर्माण करना एवं सहयोगपूर्ण संघवाद का बढ़ावा देना। तो ये किसका उद्देश्य था? नीति आयोग का उद्देश्य था। तो मतलब कि ये पूरा आपका मतलब आंसर ही हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको पूरा मतलब कि हाईलाइट कर दीजिए। क्या? सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना और सहयोगपूर्ण संघवाद का मतलब कि निर्माण करना। सहयोगपूर्ण संघवाद का भी निर्माण करना नीति आयोग का उद्देश्य है। तो आप इसको पूरा हाईलाइट कर दीजिए, संघवाद को बढ़ावा देना, संघवाद को बढ़ावा तथा सशक्त राष्ट्र को सशक्त राज्य को सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना। यह आपका हो गया। दूसरा टॉपिक में आप आ जाइए, ग्राम स्तर पर योजना का निर्माण करने हेतु तंत्र विकसित करना। देखिए क्या कर रहा है, ग्राम स्तर पर मतलब कि गांव स्तर पर भी नीति आयोग का मतलब कि बहुत बड़ा योगदान है। ग्राम स्तर पर योजना आयोग का निर्माण करने हेतु तंत्र विकसित करना एवं उसके उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाना, उसके उत्तरोत्तर उच्च स्तर को मतलब ग्राम स्तरों पर मतलब योजना का निर्माण करना है। तो ग्राम स्तर पर जो योजना आता है, ये सब भी नीति आयोग का काम है। तो ये मेरे हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको याद तो रखना है सबको। क्वेश्चन कहाँ से आ जाए कोई गारंटी नहीं है। इसके बाद तीसरा टॉपिक में आप चलिए, आर्थिक प्रगति को वंचित रहे लोग पर विशेष ध्यान देना। मतलब कि जो आर्थिक रूप से मतलब जिनके पास आय कम है, मतलब कि पैसा कम है, जो मतलब गरीब देखे नहीं होगी गांव में, आर्थिक रूप से जो गांव के जो मतलब कि कमजोर वर्ग के लोग जो होते हैं, जो अभी भी जिनका प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है, उन लोगों को भी ध्यान देना नीति आयोग का उद्देश्य था। तो इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। आर्थिक प्रगति से वंचित मतलब आर्थिक प्रगति मतलब कि पैसा को बढ़ावा नहीं, आर्थिक प्रगति से वंचित रहे लोगों को विशेष ध्यान देना था। इसका उद्देश्य यह भी हो जाएगा। तो इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट उसके नीचे देखिएगा, अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर विभागीय मुद्दों को समाधान हेतु एक मंच तैयार करना। अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ पे सुनिए, अंतर क्षेत्रीय मतलब कि जो क्षेत्र के अंदर मतलब कि जो मतलब कि जिस राज्य क्षेत्र के अंदर मतलब कि एवं विभाग के अंदर मुद्दे एवं समाधान हेतु मंच को तैयार करना भी इसका उद्देश्य था। देखिए जैसे कि मान लीजिए किसी विभाग में मतलब कि हो अति हो जाता है, मतलब क्या कहते हैं, मतलब कि भेदभाव होने लगता है, तो उसके लिए भी आपको एक मंच तैयार करने का भी काम नीति आयोग करता है। तो अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर विभागीय मुद्दों को समाधान हेतु मंच तैयार करना एवं रणनीति और दीर्घावधि नीतियों को कार्यक्रम ढांचा तैयार करना। मतलब कि दीर्घ अवधि नीतियों का भी कार्य ढांचा तैयार करना था। इसमें कोई विशेष नहीं है, आप सीधा समझिए ना। मतलब अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर विभागीय मुद्दों को समाधान हेतु मंच बनाना। अंतर क्षेत्रीय इसको हाईलाइट कर लीजिए। क्वेश्चन पूछ देगा कि अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों को समाधान के लिए मंच का निर्माण कौन कर सकता है? ऑप्शन दे देगा, नीति आयोग, योजना आयोग, समाधान आयोग, सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारे ऑप्शन दे देगा। तो आपको इस तरह से मतलब कि लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। अब नीचे आ जाइए, यहाँ पे लिखा नीति आयोग की संरचना। एक बात बता दें, नीति आयोग का पदेन जो सदस्य होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होता है। और प्रथम मतलब की बात किया जाए तो प्रथम योजना आयोग था, तो इसी को ना बदल कर नीति आयोग किया गया, या भारत के राष्ट्र परिवर्तन भी कहते हैं इसको। ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन घुमा कर पूछेगा। भारत के राष्ट्रीय परिवर्तन संस्था भी इसको कहा जाता है। तो क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा फास्ट में, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए फास्ट में। नीति आयोग की संरचना मतलब नीति आयोग की बनावट, संरचना मतलब बनावट। नीति आयोग का बनावट क्या है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष, बोले ना, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। गवर्नर की काउंसलिंग से भी सभी राज्यों को मुख्यमंत्री, संघ, राज्य, क्षेत्र एवं उस राज्य का राज्यपाल शामिल होता है। देखिए नीति आयोग में प्रधानमंत्री तो सभापति होता, प्रधानमंत्री पद होता है, लेकिन गवर्निंग काउंसलिंग
में सभी राज्यों के, देखिए सब गवर्निंग काउंसिल सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उस राज्य क्षेत्र का उपराज्यपाल शामिल होता है। उपराज्यपाल शामिल होता है, मतलब कि नीति आयोग में प्रधानमंत्री तो शामिल होते हैं, लेकिन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी नीति आयोग में शामिल होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और राज्यपाल भी शामिल होता है। तो आप यहाँ पे सीधे आप शामिल कर लीजिए कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष का क्या करे कि पेन से अंडरलाइन कर दीजिए, और जो रेड से लिखा है प्रधानमंत्री उसको आप इस हाइलाइटर से हाईलाइट कर दीजिए, उसको इस हाइलाइटर से हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है, तो जब भी आप नीति रिवीजन के लिए नीति आयोग पढ़िएगा तो प्रधानमंत्री हाईलाइट किए तो उस पर नजर जाएगा, तो आपको सीधे पता लग जाएगा कि प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, मतलब पदेन अध्यक्ष होते हैं। आइए उसके नीचे एक तीर का निशान दिया है, वही मतलब टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है विशिष्ट मुद्दों पर ऐसे आकस्मिक मामले में जिसका संबंध एक राज्य के अधिक राज्य या क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषद का गठित की जाएगी। ये परिषद विशिष्ट कार्यालय के लिए बनाई जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री निर्देश पर क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। ठीक है, देखिए तो यहाँ से फिर से पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है, फिर से हमको समझ में आ गया, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको एक बार अब तोड़ के समझा रहे हैं। देखिए, विशिष्ट मुद्दों पर मतलब कि विशेष प्रकार के मुद्दा होता है। ठीक है, विशेष मुद्दों पर जिनका संबंध एक राज्य से अधिक होता है, जिनका संबंध एक राज्य से अधिक होता है, मतलब कि इस राज्य का भी उस राज्य का, दो राज्य का मुद्दा हो गया, एक राज्य से अधिक होता है, या क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषद का गठित किया जाएगी। क्षेत्रीय परिषद का गठित किया जाएगा। क्षेत्रीय परिषद का गठित, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए क्षेत्रीय परिषद का गठित, हाईलाइट कितना करना उतना ही समझिए। क्षेत्रीय परिषद का गठित लिखिए, सिर्फ उतने तक आप हाईलाइट कीजिए, समझिए अब क्या है। क्षेत्रीय परिषद का गठित की जाएगी, तो आपको अब दूसरी बार पढ़ना होगा तो कैसे पढ़िएगा, क्षेत्रीय परिषद का गठित। तो क्षेत्रीय परिषद का गठित क्यों किया जाता है, तो एक राज्य से अधिक मुद्दों को जो है ना, अधिक मुद्दों को सुलझाने के लिए ही होता है। प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषद का बैठक होगी। एक राज्य से अधिक राज्यों को देखने के लिए की जाती है। एक राज्य से अधिक राज्यों के मुद्दों को देखने के लिए, मतलब देखने के लिए, बात वही ना हुआ। हाँ, तो एक राज्य से अधिक राज्यों को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषद का गठित की जाती है। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद का गठित किए जाते हैं। ये परिषद विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाती है। विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाती है। इसका मेरे हिसाब से कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन आगे पढ़ेंगे, देखिए क्या होता है। कह रहा है विशिष्ट कार्यकाल हो जाता है, विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। क्षेत्रीय परिषद की बैठक जो होगी भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर होगा, उसके आदेश पे होगा। तो क्षेत्रीय परिषद की गठित होगी, मतलब क्यों गठित होगी, मतलब एक से दो राज्यों को उलझाने के लिए। और क्षेत्रीय परिषद का गठन मतलब कि मेरे हिसाब से नीति आयोग की रचना में ही है। ठीक है, तो क्षेत्रीय प्रधानमंत्री निर्देश पर, तो आप इतना कर लीजिए, प्रधानमंत्री निर्देश पर क्षेत्रीय परिषद की गठित की जाएगी। आपको पूरा करना है हाईलाइट, प्रधानमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी, इतना तक करना। और इस संबंधित क्षेत्र में राज्य के मुख्यमंत्री व संघ क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। मतलब इस बैठक में देखिए, क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उस राज्य का एवं उस क्षेत्र का मुख्यमंत्री और मतलब कि उस उपराज्यपाल भी उस बैठक में शामिल होगा। तो इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष या उनके नाम निर्देशित करेंगे। मतलब कि इसकी अध्यक्षता में जो उसकी नाम निर्देशित, मतलब कि क्या करा है इसके अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष या उसके नामांकित नाम निर्देशित करेंगे। आगे आ जाइए। आधा घंटा का वीडियो बोले, आधा घंटा का ही वीडियो आपका रहेगा, उससे ज़्यादा का वीडियो आपको नहीं रहेगा। क्वेश्चन बहुत बेहतर होता है। आपको यहाँ से याद करने वाला नीति आयोग का संगठनात्मक स्वरूप, इसका याद दिया है। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वर अय्यर अभी का है, अभी जो है अभी का मुख्य कार्यकारी परमेश्वर अय्यर है। अच्छा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात की जाए तो सुमन बेरी शायद सुमन बेरी है, देख लीजिएगा, सुमन बेरी ही होना चाहिए। हाँ, नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन बेरी ना है। हाँ, वर्तमान में
हाँ, उपाध्यक्ष। मेरे हिसाब से देख लीजिएगा, आप लोग मार लीजिएगा, लेकिन याद सुमन बेरी ऐसे ही कुछ करके है। जैसे मुख्य कार्यकारी परमेश्वर है। गवर्निंग काउंसिल सभी राज्यों के गवर्निंग काउंसिल, अच्छा, गवर्निंग काउंसिल सभी राज्यों एवं राज्य क्षेत्र का। और गवर्निंग काउंसिल देखिए यहाँ पे जो दिया ना, गवर्निंग काउंसिल स्थापित हुआ, तो उसी को कहते हैं गवर्निंग काउंसिल। उपाध्यक्ष सुमन बेरी, सही तो बोले हैं, यहाँ पे दिया हुआ है उपाध्यक्ष सुमन बेरी ही है। ठीक है, आप कंफर्म हो गया, उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। और प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है, उपाध्यक्ष को प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है। ठीक है, पदेन सदस्य राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण एवं नरेंद्र सिंह तोमर। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर जो है अभी, इसको कृषि मंत्री थे, इसको चेंज कर दिया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर का चंद्रशेखरन बनाया गया, करंट अफेयर में देख लीजिएगा। मुख्य कार्यकारी अधिकार अमिताभ कांत है। अच्छा, इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित कांत है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित कांत है, अमिताभ कांत है। विशेष आमंत्रित सदस्य नीति जयराम गडकरी तथा, मतलब कि इसमें पूरा बीजेपी के घुसाया है। विपक्ष का मतलब कि नहीं रहता है, विपक्ष के। आगे देख लीजिए, दूसरा प्रश्न, संबंधित कार्य क्षेत्र की जानकारी रखने वाली विशेषज्ञ कार्यरत लोग विशेष आमंत्रित के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामान्वित किए जाएंगे। मतलब कि प्रधानमंत्री इसमें जो भी जो भी मतलब कि इसमें कार्यकारी मतलब कि किया जाएगा, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, सचिवालय का गठन आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। सचिवालय का गठन आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। सचिवालय का गठन आवश्यकता के अनुसार के, यहाँ पे देख लीजिए नोट में दिया हुआ है। पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामान्वित किया जाएगा। देखिए कह रहा है पदेन सदस्य केंद्रीय परिषद से 4 सदस्य ही प्रधानमंत्री के द्वारा नामान्वित किया जाएगा। तो इसमें जो है पदेन सदस्य 4 ही होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा होगा पदेन सदस्य, एक मिनट, पदेन सदस्य राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर, 4 सदस्य को ही नामान्वित नियुक्ति करेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसको हाईलाइट करें। अंशकालीन सदस्य अग्रिम विश्वविद्यालय, शोध संस्था और संबंधित संस्था से अधिकतम 2 पदेन सदस्य अंशकालिक सदस्य के रूप में होगा। मतलब कि अंशकालिक सदस्य का मतलब कि जैसे कि अग्रिम विश्वविद्यालय, शोध संस्था और संबंधित सदस्य में अधिकतम 2 पदेन सदस्य ही होगा। मतलब कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि विश्वविद्यालय या अग्रिम विश्वविद्यालय या शोध संस्था जो संस्था होता है, उससे कितने पदेन सदस्य को मतलब मिलाया जाएगा, उसमें तो मात्र 2। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद से 4। केंद्रीय मंत्रिपरिषद को आप हाईलाइट कर लीजिएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से 4 और शोध संस्था और मतलब विश्वविद्यालय से 2। आगे देख लीजिए, योजना आयोग एवं नीति आयोग में अंतर। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया होगा, आप लुसेंट में देखिएगा, एक डायग्राम बनाया हुआ जिसमें आपको योजना आयोग और नीति आयोग का अंतर बताया जाए। देखिए क्या कर रहा है, भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। ठीक है, योजना आयोग था। ठीक है, योजना आयोग तो पंचवर्षीय योजना में ही आया था ना, 1950 से 1914 तक योजना आयोग रहा। 1950 से योजना आयोग और नीति आयोग 2015 तक। अभी देखिए कहाँ तक चलता है। और देखिए नीति आयोग में लिखा है, भारत के आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से नीति आयोग द्वारा 15 वर्षीय विजन, 7 वर्ष के लिए रणनीति और 4 वर्ष के लिए एक्शन एजेंडा का निर्माण करना है। अच्छा, नीति आयोग का जो आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है, देखिए नीति आयोग का आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है 15 वर्षीय विजन, 15 वर्ष का विजन 15 वर्ष का विजन और 7 वर्ष के लिए रणनीति, 7 वर्ष के लिए रणनीति और 4 वर्ष के लिए आपको एक्शन एजेंडा का निर्माण है। इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। आ जाइए आपको योजना आयोग का निर्माण केंद्र सरकार के प्रमुख भूमिका। योजना आयोग में अगर क्वेश्चन पूछ देगा, योजना आयोग में किसका प्रमुख भूमिका है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रपति, सांसद, आपको सीधे जवाब देना है केंद्र सरकार।
ठीक है। तो योजना आयोग का निर्माण में केंद्र सरकार का बहुत भागीदारी है। यहीं पे यहाँ कह रहा है योजना आयोग को बहुत बड़ा बताइए। योजना आयोग के निर्माण में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, योजना आयोग के योजनाओं के निर्माण में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहभागिता है। देखिए नीति, देखिए यहाँ पे नीति आयोग में कहा गया है कि जो योजना इसमें इसमें दोनों का है। नीति आयोग में योजना का जो है, योजना निर्माण का, देखिए नीति आयोग में योजना आयोग के निर्माण में राज्य और केंद्र सरकार दोनों का मतलब कि भागीदारी है। लेकिन योजना आयोग में योजना आयोग जो है, मतलब जो पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुआ था, उस योजना आयोग में सिर्फ केंद्र सरकार का ही भागीदारी था। दूसरा देख लीजिए, राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में राज्य योजना के लिए पूंजी आवंटन करना था। अच्छा, मतलब यहाँ पे कह रहा है योजना आयोग में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को राज्य के योजना के लिए पूंजी का आवंटन करना था। ठीक है, योजना आयोग में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के लिए योजनाओं के लिए पूंजी आवंटन करना था, ये सब था। और यहाँ पे दूसरी नीति आयोग में लिखा है कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सहकारी संवाददाता को बढ़ावा देना था। देखिए दोनों में सेम है, दोनों में सेम दे रखा है, ठीक ना। इसमें बस दिया है संघवाद को बढ़ावा देना है, इसमें दिया है संघवाद को बढ़ावा देना है, इसमें सिर्फ संघवाद को बढ़ावा देना है। देखिए दोनों में से इसमें भी मतलब कि राज्य योजना आयोग में भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को पूंजी के लिए आवंटन किया गया था, और नीति आयोग में भी दोनों को किया गया था। लेकिन इसमें एक बढ़ गया था, संघवाद बढ़ गया था। लेकिन योजना आयोग में संघवाद नहीं था उस समय, लेकिन जब नीति आयोग है तो उसमें संघवाद आ गया था। तीसरा देखिए योजना आयोग की प्राकृतिक प्राय केंद्रीकृत थी। योजना आयोग की प्राकृतिक प्राय केंद्रीकृत थी, जो प्राकृतिक था वो केंद्रीकृत थी। योजना आयोग सहित केंद्र सरकार नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन की प्रमुख भूमिका निभाती थी। ठीक है, इसमें कह रहा है नीति आयोग की प्राकृतिक प्राय विकेंद्रित थी। ठीक है, विकेंद्रित थी मतलब कि अलग अलग, मतलब कि बहुत फैला हुआ है, मतलब कि, लेकिन इसमें केंद्रित था, एक ही जगह पे था। आप समझने का कोशिश कीजिए कि योजना आयोग की जो प्राकृतिक प्राय थी वो केंद्रित था, लेकिन नीति आयोग का क्या था कि वो विकेंद्रित था। दोनों में अंतर देखिए, ये केंद्रित था, एक जगह पे था, मतलब केंद्रित का मतलब भाई कोई मतलब एक केंद्र में, मतलब केंद्र में, और ये विकेंद्रित था, अलग अलग, मतलब कि इसमें बहुत सारे लोगों की भागीदारी है, इसलिए इसको विकेंद्रित था। यह सभी राज्य सरकार के नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन के हिस्सा लेती है। नहीं बताएं आपको कि इसमें मतलब कि सभी राज्य, उसमें तो सिर्फ केंद्र सरकार लेता था, लेकिन इसमें सभी राज्य का मतलब कि भाग लेता है। तो इसको आप हाईलाइट, ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से लग रहा है। नीति आयोग की प्राकृतिक प्राय विकेंद्रित थी। यहाँ से पेन लीजिए और यहाँ पे लिखिए नीति आयोग की प्राकृतिक तक आप अंडरलाइन कीजिए, नीति आयोग की प्राकृतिक प्राय तक ऑनलाइन अंडरलाइन कीजिए, और इसके बाद आप विकेंद्रित पर आप हाईलाइट कर दीजिए, विकेंद्रित पर आप हाईलाइट कर दीजिए। तो विकेंद्रित जब भी आप नीति आयोग पढ़ेंगे तो विकेंद्रित पर जैसे ही माइंड आपका जाएगा, सीधे आपको ध्यान आएगा कि नीति आयोग विकेंद्रित था। लेकिन आपको केंद्रित भी हाईलाइट करना है, केंद्रित हाईलाइट करना है, केंद्रित जो वर्ड है उसको हाईलाइट करना है। और योजना आयोग, जैसे योजना आयोग की प्राकृतिक, वहाँ तक आपको पेन से अंडरलाइन करना है। तो यहाँ तक हम चलेंगे, पेन से अंडरलाइन करेंगे, योजना आयोग प्राकृतिक विकेंद्रित था। ठीक है, वहीं पे अब कह रहा है योजना आयोग की सहित केंद्र सरकार नीति निर्माण का क्रियान्वयन का प्रमुख था। नहीं बोले इसमें कि योजना आयोग में साहित्य सरकार साहित्य केंद्र सरकार के निर्माण से क्रियान्वयन प्रमुख था, लेकिन इसमें केंद्र और राज्य दोनों का प्रमुख था। ठीक है, दोनों का प्रमुख था। तीसरा टॉपिक आ जाइए, तीसरा टॉपिक आ जाइए, योजना आयोग व नीति के निर्माण में, योजना आयोग और नीति के निर्माण में किसी प्रकार के विश्वविद्यालय एवं शोध संस्था के प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया जाता था। नहीं बोले वहाँ पे कितना। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग बताइए कमेंट में कि आपको योजना आयोग में योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण के लिए किसी भी प्रकार के विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन नीति आयोग में शामिल किया जाता है। तो कितने लोगों को शामिल किया जाता है? तो मात्र 2 लोगों को शामिल किया जाता है। इसमें वही लिखा होगा, नीति आयोग के योजना व नीतियों के निर्माण में विश्वविद्यालय एवं शोध संस्था से विशेषज्ञों को शामिल किया जाता है। नीति आयोग में शामिल किया जाता है, लेकिन उसमें शामिल नहीं किया जाता है। यह आप अंतर देख लिए, ठीक है, आप अंतर देख लिए। दूसरी
दूसरी क्या है कि नीति आयोग, अब आ ये मतलब कि आपको एक बड़ा सा वर्ड में लिखा होगा नीति आयोग के 3 वार्षिक कार्य एजेंडा 2017 से 18, 2019 से 20। आर्थिक एजेंडा पढ़ेंगे। आर्थिक योजना कितने वर्ष के लिए होता है? 3 वर्ष के लिए ना। हाँ, आर्थिक एजेंडा, हाँ, रणनीति 7 वर्षीय रणनीति और 3 वर्षों के लिए एक्शन एजेंडा, हाँ 3 वर्षों के लिए एजेंडा होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़िए ध्यान दीजिए। 30 हो गया। आज तेजी से बदलती इस उत्तरकृत अर्थव्यवस्था में ही तीव्र आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए योजना का स्वरूप एवं रणनीति में बदलाव करना होगा। बदलाव करना होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ ही पंचवर्षीय योजना की अवधारणाओं को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन सीधे पूछेगा कि लास्ट पंचवर्षीय योजना कौन सा था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है, तो आप उसको हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हाईलाइट कर लीजिए। मतलब कि उद्देश्य की पूर्ति तो 12वीं पंचवर्षीय योजना को साथ ही 12वीं पंचवर्षीय उद्देश्य की पूर्ति हेतु 12वीं पंचवर्षीय योजना को साथ ही पंचवर्षीय योजना की अवधारणा को पंचवर्षीय योजना की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया, उसको समाप्त लिख कर लीजिएगा, समाप्त कर दिया गया है। भारत के नियोजन की प्रक्रिया हेतु 3 आयोग द्वारा 15 वर्षीय विजन, देखिए कि भारत के नियोजन की प्रक्रिया हेतु नीति आयोग द्वारा, देखिए भारत के जो नियोजन मतलब भारत के लिए जो योजना हम बनाएंगे, भारत में कैसे आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, ये सब मतलब करना है, तो इसके लिए जो हम बढ़ावा देंगे, तो इसके लिए तीन प्रमुख एजेंडा, क्या लिखा हुआ, एक मिनट, भारत नियोजन प्रक्रिया है तो 3 प्रक्रिया है तो नीति आयोग द्वारा 15 वर्षीय एवं 7 वर्षीय रणनीति, 3 वर्षीय कार्य एजेंडा तैयार किया गया था। 15 वर्षीय विजन योजना और 7 वर्षीय रणनीति है और 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा है, 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा है। तो आप 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा पर भी आप हाईलाइट कर लेंगे, 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा पर हाईलाइट कर लीजिए, 15 वर्षीय विजन योजना पर हाईलाइट कर दीजिए, 7 वर्षीय नीति कहेगा ना, नीति निर्देशक तत्व का मतलब, सॉरी नीति आयोग का मतलब कि एजेंडा के बारे में बताइए। तो 15 वर्षीय विजन है, 15 वर्षीय विजन है, विजन का 15 वर्षीय है और रणनीति का 7 वर्षीय और 3 वर्षीय इतना है। 3 वर्षीय कार्य एजेंडा वित्तीय वर्ष 2017 से 18, 19, 20 तक के लिए अल्पकालीन समयावधि में नीतिगत परिवर्तन एवं लक्ष्य के निर्धारण में प्रदर्शित करता है। इस प्रस्ताविक एजेंडों में 7 भागों के अंतर्गत 24 अध्यायों को शामिल किया गया। देखिए इस एजेंडो, देखिए सीधा क्वेश्चन समझिए। देखिए 3 वर्षीय एजेंडों में मतलब कि कितने अध्याय को शामिल किया गया था? 7 भाग के अंतर्गत 24 अध्याय को शामिल किया गया। तो 7 भाग और देखिए 7 भाग और 24 अध्याय को इसमें शामिल किया, उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, इसके अंतर्गत अस्थाई माध्यम भाग 1 में क्या लिखा हुआ? 7 भाग है ना, 7 भाग और 24 अध्याय को शामिल किया गया, 7 भाग और 24 अध्याय को शामिल किया गया। इस प्रथम भाग में क्या है? प्रथम भाग में देखिए प्रथम भाग में इसके अंतर्गत अस्थाई मध्य एवं अवधि राजकोषीय ढांचे के रूपरेखा को प्रस्तुत किया जाता है। प्रथम भाग में राजकोषीय रूपरेखा को प्रस्तुत किया जाता है। राजकोषीय मतलब कि राज का जो पैसा होता है ना, कोषीय मतलब कि उसके ढांचा को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, राजकोषीय। इसमें उपलब्ध संसाधन के बारे में अनुमान लगाकर भविष्य की आर्थिक विकास के लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, जैसे कि इस साधन में उपलब्ध संसाधन जो होता है ना, उससे अनुमान लगा करके आर्थिक मतलब कि भविष्य के अर्थव्यवस्था के लिए मतलब कि निर्धारण किया जाता है। इसी के साथ साथ इसमें अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किए जाने वाले व्यय आवंटन का भी वर्णन किया जाता है। मतलब देखिए इसी के साथ अर्थव्यवस्था में मतलब कि खर्च मतलब व्यय का मतलब खर्च मतलब कि आवंटन का वर्णन किया जाता है। अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, जैसे अर्थव्यवस्था के जितने भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है उसमें कितना खर्च हुआ उसका भी इसमें व्यय के आवंटन का मतलब कि वर्णन किया जाता है प्रथम भाग में।
इसको हाईलाइट कर लीजिए। भाग 2 में देखिए क्या कहा जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र तथा यथा कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में किए जाने वाले परिवर्तन एवं रणनीति का वर्णन किया गया है। द्वितीय में अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र एवं परिवर्तन में परिवर्तन एवं मतलब परिवर्तन का मतलब क्या, बदलाव, रणनीति का वर्णन किया गया है। मतलब इसमें कैसे बदलाव लाया जाए। दूसरे भाग में जो कहा गया है उद्योग, कृषि और उद्योग, कृषि एवं औद्योगिक, उद्योग, कृषि एवं औद्योगिक वही हुआ। कृषि क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र में किए जाने, मतलब सेवा क्षेत्र मतलब कि जैसे डॉक्टर हो गया, मतलब कि टीचर हो गया, ये सब सेवा क्षेत्र के लोग आते हैं। तो इसमें कैसे मतलब बदलाव किए जाए, इसके बारे में मतलब कि इसके बताया गया। तो क्या क्या है इसके महत्वपूर्ण, तो इसमें महत्वपूर्ण है आपको कृषि क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है, उसको हाईलाइट कीजिए। औद्योगिक क्षेत्र तक हाईलाइट कीजिए, सेवा क्षेत्र तक हाईलाइट कीजिए। किए जाने वाली परिवर्तित रणनीति का वर्णन किया गया। कृषि क्षेत्र में विकास हेतु किया गया रणनीतियाँ बनाई गई है। कृषि क्षेत्र में विकास हेतु क्या क्या रणनीतियाँ बनाई जाएगी, जिसमें किसान की आय को 2022 तक 2 गुना किया जाएगा। इसमें कहा गया किसान की जो आय होगा उसमें दो गुना किया जाएगा 2022 तक 2 गुना किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र से उच्च उत्पादन वाले रोजगार का अवसर का सृजन किया जाएगा। ठीक है। तीसरा में आप देख लीजिए, इसके अंतर्गत क्षेत्रीय विकास के रूपरेखा के बारे में चर्चा की गई है। मतलब कि क्षेत्र का जो विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, उसकी रूपरेखा के बारे में वर्णन किया गया। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए किसी एक क्षेत्र का मतलब कि पार्टिकुलर क्षेत्र का विकास कैसे किया जाएगा उसका वर्णन किया गया। तो क्षेत्रीय विकास इसमें है। इसके अंदर क्षेत्रीय विकास का रूपरेखा के बारे में क्षेत्रीय विकास, तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय विकास के रूपरेखा के बारे में चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत शहरी विकास एवं ग्रामीण विकास तथा क्षेत्र विशेष विकास हेतु रणनीतियाँ बनाई गई है। क्वेश्चन पूछ देगा, शहरी विकास एवं ग्रामीण विकास हेतु रणनीतियाँ मतलब कि नीति निर्देशक किस भाग में बनाई गई है, तो यह तीसरे भाग में बनाई गई है। तो इसको आपको सीधे मतलब कर लेना है, इसको पूरा इसके अंतर्गत पूरा हाईलाइट कर लेना है। पूरा क्षेत्रीय विकास एवं हेतु रणनीति बनाई गई। तथा आगे क्या लिखा है, इसमें किसी क्षेत्र के विशेष की समस्याओं का समाधान करके सभी क्षेत्र को समान विकास का प्रयास करना। मतलब किसी भी विशेष क्षेत्र के समाधान करके समान विकास को करना है। चौथा में देख लीजिए, चौथा भाग में क्या लिखा है। इस भाग में विकास के समर्थकों एवं वाहकों की बात की गई है। विकास के समर्थन एवं वाहकों के, जैसे विकास के समर्थन करने वाले जो वाहक होते हैं उसका मतलब की बात की गई है। ये कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र के तीव्र विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। इसमें शामिल परिवहन एवं समाचार। चौथा में परिवहन, देखिए सीधा क्वेश्चन, विशेष क्वेश्चन मत पढ़िए। चौथा में क्या लिखा है, इसमें शामिल परिवहन एवं संचार की अहम भूमिका निभा सकते हैं। अहम भूमिका संचार प्रणाली, डिजिटल कनेक्टिविटी, सार्वजनिक निजी क्षेत्र, सहभागिता, ऊर्जा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, नवाचार, उद्यमशीलता की बात की गई है। भाग परिवहन एवं समाचार में इसका बात किया गया। भाग 5 में सरकार से संबंधित है। भाग 5 सरकार से संबंधित है। भाग 5 सरकार से संबंधित है। ठीक है। नीति के निर्माण के क्रियान्वयन पर बल दिया गया। नीति के निर्माण में क्रियान्वयन पर बल दिया गया। इसमें सुशासन, कर प्रणाली, प्रयोगिता के विधि एवं शासन आदि को शामिल किया गया। भाग 6 में देखिए, इसमें कुछ विशेष टॉपिक नहीं है इसलिए हम आपको नहीं बता रहे हैं। 6 में देखिए सामाजिक क्षेत्र की चर्चा की गई, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास साथ ही बेहतर समाज का निर्माण पर बल दिया गया। छठी में अच्छा है स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास के बेहतर समाज के निर्माण पर बल दिया गया। यह क्षेत्र लोगों को बेहतर जीवन स्तर से संबंधित एवं तीव्र आर्थिक विकास क्रियान्वयन है। 7वां भाग देखिए, 7वां भाग क्या कह रहा है, इस भाग में विकास के संवाहनीय होने पर बल दिया गया है। इसके अंतर्गत कार्यान्वयन, सुरक्षा एवं वनों के अंतर्गत, इसके देखिए वन एवं कार्य के अंतर्गत कृषि वृद्धि
करने पर बल दिया गया। इस बात पर ध्यान भी दिया गया कि किसी भी प्रकार पर हम अपने जल संसाधन को कुशलतम प्रबंधन कर सकते हैं। जल संसाधन पर भी दिए गया। तो ये सब था नीति निर्देशक का, ठीक है। आपका इसका टेस्ट हो जाएगा कल। आपको हम लोग मतलब कि इससे तो इससे जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको टेस्ट में हम आपको डाल देंगे, ठीक है। आप मतलब कि लगा लीजिएगा और इसके बाद आंसर की भी हम आपको डाल देंगे। बाकी आप क्वेश्चन इसी से रहेगा। बाकी अगला टॉपिक भी हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो आज के दिन ही अगला टॉपिक भी मतलब कि हम लोग पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा होने वाला है विश्व में कौन सबसे बड़ा है, और मतलब कि एक टॉपिक और है मतलब कि पॉलिटिक्स ही है, अभी देख के हम बताएंगे, ठीक है। उसके अनुसार बाकी देखिए, मैं मानता हूँ कि हम भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मैं मानता हूँ कि इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी गलतियाँ भी हमसे हुई होगी, लेकिन हम उसका सुधार करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रयास में ही सफलता है, बिना प्रयास का कुछ नहीं है। तो हम लोग इसका मतलब कि देखेंगे। अब बाकी कहीं आपको त्रुटि लगा तो आप लोग, हम पहले ही बोले कि आप लोग स्वतंत्र है इसको मतलब कि कहने के लिए। और बाकी देखिए, कोशिश कीजिए अगर आप किसी को बेहतर तरीके से अगर समझा सकते हैं तो आप भी कंटेंट क्रिएटर बनिए, और अच्छी तक अपनी बातों को, अपनी अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचाइए। बाकी सब लोगों को नमस्कार।